Hello students, it's your SST class and today we will discuss rest part of chapter 3 Money and Credit of Economics. क्लियर। आज हम बात करेंगे कई टाइप के क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में। वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, एक तरीके से सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। क्लियर। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर दो स्टोरी दे रखी है, एक श्यामल की स्टोरी दे रखी है, एक अरुण की स्टोरी। श्यामल जो कि एक गांव में रहता है, एक विलेज में रहता है, जिसको कि खेती करनी है, करीबन 15 एकड़ ऑफ लैंड उसके पास है। तो वो अपनी खेती के लिए जो लोन लेता है वो कहाँ से लेता है? वो मनी लैंडर से लेता है, गांव के ही किसी मनी लैंडर से, जो जमींदार होते हैं जो लोन देते हैं उनसे लेता है। और 5% पर मंथ इंटरेस्ट रेट पर लेता है। इट मीन्स पूरे साल का वो 60% देता है। दूसरी जगह अरुण है जो कि सुपरवाइजिंग का काम करता है। तो वो अपनी लैंड पे मतलब अपने लिए लोन लेता है, जो कि किससे लेता है? बैंक से लेता है, जो कि 8.5% पर एनम पे लेता है। वहाँ पर वो 60% पर एनम पे ले रहा है, यहाँ पर वो 8.5% पर एनम, इट मीन्स पर ईयर के लिए ले रहा है। तो यहाँ पर क्या है डिफरेंसेस? किस में है? इंटरेस्ट रेट में। क्लियर। साथ ही तो हमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मनी लेंडर से इंटरेस्ट वो क्रेडिट मिल रहा है वो बहुत ही कॉस्टली है उस पर, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना है एज़ कम्पेयर टू बैंक से हमें जो लोन मिल रहा है वो बहुत ही चीप है। दूसरा एक और सोर्सेज है, एक और सोर्सेज है। बैंक के साथ साथ लोन हम किससे ले सकते हैं? कोऑपरेटिव से। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि कुछ लोग अपना एक तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में कोऑपरेशन कर लेते हैं, अपनी रिसोर्सेज को मिला लेते हैं, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। तो जैसे कि कई टाइप के कोऑपरेटिव हो सकते हैं, जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव, वीवर कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स। एक कृषक कोऑपरेटिव जो है, कृषक कोऑपरेटिव, ये विलेजेस में वर्क करती है, विलेजेस में फंक्शन करती है। ये यहाँ पर क्या है कि ये क्या करते हैं, ये कुछ मेंबर्स इसके बनते हैं कोऑपरेटिव के। वो सभी मेंबर्स से डिपॉजिट लेते हैं, पैसा जमा कराते हैं, और उन डिपॉजिट को कोलेट्रल रख करके, उन डिपॉजिट को एज ए सिक्योरिटी रख के वो क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं। और जब वो बैंक से लोन लेते हैं उसका यूज़ किसके लिए करते हैं? अपने ही मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। एक बार ये लोन रिपेड हो जाता है तो इसी तरीके से दूसरा राउंड लैंडिंग का चलता है। क्लियर। इसी तरीके से वो पैसे इकट्ठा करके लोन लेते हैं और फिर अपनी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो लोन किस किस के लिए ले सकते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को परचेज करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, फिशरी लोन के लिए फिशरी लोन लेते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए लोन लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज के लिए लोन लेते हैं, और बहुत सारे खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। तो हमने कुछ सोर्सेज पढ़े। तो सम ऑफ दीज सोर्सेज आर फॉर्मल एंड सम आर इनफॉर्मल। लेट्स रीड अबाउट फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया होता है आपका वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है या गवर्नमेंट की एडवाइस के अंदर, सुपरविजन के अंदर कार्य करता है, वो आता है आपका फॉर्मल सेक्टर। जैसे कि बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। दूसरा तरफ होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कहने का है कि जो सोर्सेज हैं, क्रेडिट के जो सोर्सेज हैं वो दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तो फॉर्मल सोर्सेज से और इनफॉर्मल सोर्सेज से। तो फॉर्मल सोर्सेज जो है, फॉर्मल जो सेक्टर है वो कौन कौन से हैं? वो आपके हैं बैंक, कोऑपरेटिव, ठीक है, वो आपके। और इनफॉर्मल लैंडर कौन कौन होते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर के कौन कौन से होते हैं? मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। ये कोई सरकार थोड़ा ना चलाती है, तो ये क्या करते हैं? ये आपके इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। क्लियर। अब जो फॉर्मल सोर्सेज, अब ये देखना है कि फॉर्मल सोर्सेज ज़्यादा अच्छा है या इनफॉर्मल सोर्सेज। तो जो फॉर्मल सोर्सेज है वो किसके अंडर में कार्य करता है? कौन सुपरवाइज करता है फॉर्मल सोर्सेज को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन होते हैं, जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, उनको क्या करते हैं? वो सुपरवाइज करते हैं। जैसे कि हमने कई बार देखा भी है कि बैंक जो होता है मिनिमम कैश बैलेंस रखता है अपने पास। जो डिपॉजिट वो रिसीव करते हैं उनमें से कुछ कैश बैलेंस अपने पास मेंटेन करके रखता है। वो आरबीआई के अंडर, आरबीआई के सुपरविजन में ही मेंटेन करके रखता है, क्योंकि आरबीआई मॉनिटर करता है बैंक में इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस।
इसीलिए तेरा आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक लोन दे रहा है, किसको दे रहा है ये भी देखता है। ऐसा ना हो कि बैंक लोन सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को दे जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेडर्स, लेकिन साथ ही कुछ स्मॉल कल्टीवेटर्स होते हैं, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको भी बैंक लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है ये भी चेकआउट करता है। साथ ही बैंक ये भी इंफॉर्मेशन सबमिट करता है आरबीआई को कि किसको कितना लोन दिया और किस इंटरेस्ट रेट पे दिया। ठीक है, तो लेकिन ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है, कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है जैसे मनी लैंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, है ना, जमींदार वगैरह से ले लेते हैं लोन, तो ये जो इनको मैनेज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। जितना चाहे वो इंटरेस्ट ले सकते हैं, उनको कोई मना ही नहीं करता है, उनको कोई रोक भी नहीं सकता है कि किसी भी अनफेयर मीन्स से वो मनी को वापस ले सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल लैंडर्स, कई सारे इनफॉर्मल लैंडर हाई रेट ऑफ लोन, हाई रेट इंटरेस्ट का चार्ज करते हैं। अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि अगर मनी लैंडर से जैसे श्यामल ने लोन लिया तो उसको 60% पर एनम, पर ईयर वो 60% दे रहा था। क्लियर, तो क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ, जो आपकी कॉस्ट है, इट मीन्स इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है किसमें, इनफॉर्मल लोन में। क्लियर, और जबकि अगर बात करें फॉर्मल सेक्टर के लोन की, उसमें हमारा जो रेट वो होता है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत कम होता है, और जो हमारा क्रेडिट होता है वो बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता हो जाता है। क्लियर, तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इट मीन्स कि हमारी इनकम का ज़्यादा पार्ट जो है, जो बोरोवर जिसने लोन लिया है उसकी इनकम का ज़्यादा पार्ट क्या होगा, लोन को रिपेमेंट करने में निकल जाएगा। तो हमें एक तो ये क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किस में होती है बेटा, इनफॉर्मल लोन में। और अगर हम बात करें लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वो किस में होती है आपकी, फॉर्मल लोन में। अगर हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डेंजरस है, वो एक पर्सन को डेब्ट ट्रैप में यानी कि कर्ज के जाल में भी फंसा सकती है। क्लियर, जितना ज़्यादा हमारा क्रेडिट सस्ता होगा उतना ही ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर कुछ इन्हीं कारणों से बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उनको बहुत ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन किससे लिया जा सके, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया जा सके, क्योंकि वो क्या है, वो एक ऐसे साधन है जो कि चीप क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, और जितना ज़्यादा चीप क्रेडिट होगा हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर, अगर कोई भी बिजनेस सेटअप करना है, कोई छोटी छोटी मतलब फसल उगानी है, तो क्या करें, चीप क्रेडिट उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, जो कि देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, किसको क्या मिलेगा, हु गेट्स व्हाट। अब अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करें तो करीबन फॉर्मल क्रेडिट जो है वो व्यक्ति लेते हैं जो अवेयर हैं। ठीक है, जो अवेयर है जो एजुकेटेड है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ मायने रखती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल क्रेडिट इसलिए लेते हैं, कुछ लोग तो इसलिए लेते हैं अपना समय बचाने के लिए, कि बैंक जाएंगे, बैंक में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है ना। कई बार जान पहचान में अगर मान लो लोन मिल रहा है तो बैंक में तो सिक्योरिटी भी जमा करानी पड़ती है, इनफॉर्मल में क्या पता सिक्योरिटी भी ना जमा करानी पड़े, है ना। तो कई सारी ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कई लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल क्रेडिट ले लेते हैं, और फॉर्मल क्रेडिट कम लिया जाता है। करीबन 85% जो है पुअर हाउस होल्ड जो है, 85% पुअर हाउस होल्ड, क्लियर, कहाँ पर है, इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। ये लोन कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से। ठीक है, अब हम एक चार्ट में देखेंगे कौन सा ज़्यादा, कहाँ ज़्यादा कौन ले रहा है। देखो मतलब जितना ज़्यादा गरीब इंसान है, जो पुअर हाउस होल्ड है, वो कहाँ से लोन ले रहा है, वो ले रहा है इनफॉर्मल सोर्सेज से। जहाँ पर कि कैसा है, वो इनफॉर्मल सोर्सेज में जो लोन ले रहा है वो कैसा है, हाई रेट है ना, तो हाई कॉस्ट है ना उसकी, हाई कॉस्ट है उसकी, तो वो वहाँ से लोन ले रहा है जो पुअर है। हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग इट मीन्स कि वो कर्ज के जाल में फंसता जाएगा, और कर्ज के जाल में फंसता जाएगा तो वो अपनी स्थिति को नहीं सुधार पाएगा। और जो रिच हाउस होल्ड है वो सस्ता ले रहा है, चीप क्रेडिट ले रहा है, फॉर्मल लैंडर से ले रहा है ना, तो वो क्या है, वो अपने अमाउंट को बचा रहा है। तो इसी तरीके से हमें अगर ग्राफ में देखें, पुअर हाउस होल्ड 85% लोन कहाँ से ले रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर से। ये ब्लू पार्ट किसको शो कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर को, और पर्पल आपका फॉर्मल सेक्टर को।
हाउस होल्ड 53% कहाँ से ले रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर से। 28% कौन ले रहा है, वेल ऑफ हाउस होल्ड, मतलब जो ठीक ठाक कंडीशन है जिनकी। और जो रिच है वो 10% सिर्फ इनफॉर्मल पे है, बल्कि 90% वो फॉर्मल सोर्सेज से लोन ले रहा है। तो जो मोस्ट लोन जो है इनफॉर्मल लैंडर्स, जो इनफॉर्मल लैंडर्स हैं मोस्ट लोन के, वो कौन है, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इनकम में बहुत ही कम इंक्रीमेंट हो पाता है बोरोवर की, है ना। तो वो है कौन, वो गरीब किसान है, पुअर हाउस होल्ड। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कि वो अपनी लैंडिंग जो है, जो वो एक तरीके से जो उधार दे रहे हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करे, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करे इवन रूरल एरियाज़ में भी, जिससे कि वो कम से कम इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंट हो। कौन, जो पुअर हाउस होल्ड है, जिनको मजबूरन कहाँ से लोन लेना पड़ता है, आपका इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है, वो उन पर कम से कम निर्भर हो, उनसे कम से कम लोन ले। क्लियर। साथ ही फॉर्मल सेक्टर को बहुत ज़रूरी है एक्सपेंड होने की, क्योंकि हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। मान लो गरीब किसान है, वो नहीं जा सकता है, दूर है, लो बैंक दूर अवेलेबल है, बैंक पास में नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, मजबूरी में कहाँ से लोन लेता है, ज़मींदार वगैरह से लोन ले लेता है। इसलिए इनको एक्सपेंड होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हर व्यक्ति के पास ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सके और हर व्यक्ति के पास ये सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि पुअर भी जो चीप लोन है, जो सस्ता लोन है, उसका फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें लास्ट पार्ट जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। अब हमने ये पढ़ा है कि ये सब जो पुअर हाउस होल्ड हैं ये अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे ही डिपेंडेंट थे, लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। बैंक्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए बैंक से लोन लेना इतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और आसान किससे है, इनफॉर्मल सोर्सेज से लेना आसान है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि साथ ही बैंक में और भी एक प्रॉब्लम है कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन कोलेट्रल पूरा चलता है, अगर कोलेट्रल नहीं है तो भी तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। अब पुअर पर्सन के पास कोलेट्रल ही नहीं होती, पुअर पर्सन के पास कोई सिक्योरिटी रखने के लिए नहीं होती, इसलिए वो बैंक से लोन नहीं ले पाते। इनफॉर्मल लैंडर्स जैसे कि मनी लैंडर्स हैं या फिर कुछ बोरोवर्स ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, उनसे कभी कभार जान पहचान होने के कारण पर्सनली वो जानते हैं, तो वो लोन बिना कोलेट्रल के भी दे देते हैं। तो बोरोवर को ये भी आसान लगता है कि चलो कोई कोलेट्रल नहीं रखना, चलो हम अपना लोन यहाँ से ले लेते हैं। तो इसी वजह से जो है बैंक वगैरह से लोन ना लेकर के रूरल एरियाज़ में जो पुअर्स हैं वो किससे लोन ले लेते हैं, वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ज़्यादा लोन लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन भले ही आप मनी लैंडर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें, लेकिन कोई भी ऐसा क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता और वो पुअर को पूरी तरीके से हैरेस भी कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ सालों पहले, कुछ साल से कुछ पीपल ये कोशिश कर रहे हैं, नए तरीके निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों को, पुअर को लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो इसका ये आइडिया है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया रूरल पुअर, इट मीन्स एक पर्टिकुलर वुमेन को उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर वुमेन को एक छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स कि क्या किया कि उन्होंने वुमेन का या पुअर्स का एक ग्रुप बना लिया, जिसको बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं अपनी सेविंग। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि वो अपनी सेविंग्स कलेक्ट करते हैं। टिपिकली इसमें कितने मेंबर होते हैं, 15 to 20 इसमें मेंबर होते हैं, और ये आसपास में ही रहने वाले होते हैं, जो कि एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं और साथ में रेगुलरली ये सेव करते रहते हैं। और जो भी इनकी सेविंग होती है पर मेंबर, एक मेंबर की जो सेविंग है 25 से 100 रुपये तक की हो सकती है। तो जो भी इनकी सेविंग होती है वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं। क्लियर। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी, डिपेंड करता है कि पर्सन की एबिलिटी कितनी है, वो तो 25 से 100 रुपये तक की वो सेविंग कर सकते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ। फिर इसमें क्या होता है, जो वो सेविंग इकट्ठी करते हैं, तो जो उसके मेंबर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो लोन ले सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से छोटे छोटे लोन ले सकते हैं। ग्रुप जो होता है इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, लेकिन मनी लैंडर्स के इंटरेस्ट से ये ग्रुप का जो चार्ज होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो इंटरेस्ट चार्ज होता है बहुत ही कम होता है, मनी लैंडर के चार्जेस से बहुत ही कम। आफ्टर 2 ईयर और 2 या 1 या 2 साल के बाद अगर ग्रुप जो है रेगुलरली सेविंग कर रहा है तो वो इतना एलिजिबल होता है
कि वो जैसे कि बैंक लोन देता है इस तरीके से एलिजिबिलिटी वो बैंक की तरह लोन भी दे सकता है। लोन सैंक्शन किया जाता है ग्रुप के नाम पर, वो क्या कर सकता है, अगर 2 या 2 साल से मतलब इतनी सेविंग हो जाए तो वो बैंक से भी लोन ले सकता है ना। फिर जो लोन सैंक्शन होता है वो ग्रुप के नाम पर सैंक्शन होता है ना। और साथ ही क्या क्रिएट करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के उन लोगों को लोन दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें फॉर एग्जांपल, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लोन। कुछ छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं जिससे कि वो अपनी गिरवी रखी गई ज़मीन को छुड़ा सके। वर्किंग कैपिटल जैसे कि सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए उनको लोन दिया जाता है। हाउसिंग मटेरियल के लिए लोन दिया जाता है ना। सीइंग मशीन, हैंडलूम्स, कैटल, इनको खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो डिसीजन इसमें लिए जाते हैं रिगार्डिंग द सेविंग एंड द लोन एक्टिविटीज़, ये पूरे के पूरे ग्रुप के साथ, पूरे के पूरे ग्रुप के द्वारा लिया जाता है ना। और जो ग्रुप का डिसीजन होता है रिगार्डिंग द लोन टू बी ग्रांटेड, वो उसमें पूरी चीज़ें देखते हैं, पर्पस क्या है लोन का, कितना अमाउंट देना है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है और रीपेमेंट शेड्यूल क्या है, पूरा ये सब ध्यान में रख करके वो लोन को ग्रांट करते हैं अपने ग्रुप में। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। साथ ही यही वो ग्रुप होता है जो कि लोन को रिपेमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर नॉन रिपेमेंट होता है लोन का, कोई भी एक मेंबर अगर नॉन रिपेमेंट करता है, लोन नहीं पे कर पाता, तो सीरियसली इन्हीं अदर्स मेंबर के द्वारा इसको फॉलो अप किया जाता है। क्योंकि यही एक फीचर इसका अच्छा है, तो बैंक आर विलिंग टू लैंड टू पुअर वुमेन व्हेन दे ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसलिए बैंक वगैरह भी इनको लोन दे देते हैं जो कि अपने आप को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करता है। इवन व्हेन दे हैव नो कैश और कोलेट्रल एज अ, कोई भी उनके पास कोलेट्रल ना हो तब भी बैंक इनको लोन प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत अच्छा ग्रुप है, अपने आप में ही एक दूसरे की मदद करते हैं। दीज ऑल्सो हेल्प द बोरोवर ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। अगर ये साथ ही क्या प्रॉब्लम जो होती है, मान लो किसी के पास कोलेट्रल नहीं है तो इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, वो उनको समय पर लोन दे देते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए वो लोन देते हैं और रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। क्लियर? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूरल एरियाज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रूरल एरियाज। मेनली ये किसके लिए बनाए गए हैं, ये रूरल पुअर्स के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए भी बनाए गए हैं जो कि एक तरीके से इनकैपेबल होता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। यहाँ पर रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, और हर एक इश्यूज़ पे जैसे हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, साथ ही इन पर भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, रेस्ट this chapter is complete now. Okay students.